जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम कोशिका विभाजन के बारे में पढ़ेंगे, सेल डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि कोशिका विभाजन आखिर क्या होता है। कोशिका विभाजन से तात्पर्य एक कोशिका से अनेक संतति कोशिकाओं का निर्माण होना है। इस बात को समझिए दोस्तों। क्या होता है कि जैसे कि सजीवों का शरीर किससे मिलकर बना हुआ होता है, विभिन्न कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। इसको हमने पहले भी जब कोशिका वाला चैप्टर पढ़ा था तब हमने अच्छे से पढ़ा था। वहां पर हमने कोशिका के बारे में पढ़ लिया था, लेकिन हम कोशिका विभाजन के बारे में नहीं पढ़ पाए थे, इसलिए हम इस वीडियो में कोशिका विभाजन को समझेंगे। ठीक है। तो अगर हम मानव की बात करें तो अगर हमें कहीं पर चोट लगती है या पर हमें कहीं पर घाव बन जाता है तो हम देखते हैं कि कुछ समय बाद वह घाव क्या होता है, धीरे धीरे भरने लग जाता है। और वहां पर हम देखते हैं कि ऐसा लगता है हमें कि कभी हमको वहां पर चोट ही नहीं लगी थी। जैसे कि अगर हम बात करें कि हमारे हाथ है, हमारे हाथ पर अगर हमें यहाँ पर कहीं पर चोट लग जाती है तो कुछ समय तक तो वहां पर क्या रहता है, घाव रहता है। ठीक है। लेकिन कुछ समय के बाद अगर हम देखें तो वहां पर वो घाव पूरी तरीके से भर जाता है और ऐसा लगता है कि वहां पर कभी भी हमको चोट लगी ही नहीं थी। तो ऐसा किस कारण से हो पा रहा है? तो वह जो कारण है वही कारण है कोशिका विभाजन का। क्योंकि यहाँ पर अगर हमें चोट लगी है तो यहाँ की आसपास की जो कोशिकाएं होती है दोस्तों, वह क्या करती है, अपने आप को विभाजित करती है और नई कोशिकाओं का निर्माण करती है, संतति कोशिकाओं का निर्माण करती है। और उस जगह को क्या करती है दोस्तों, पूरी तरीके से भर देती है। मतलब जो कोशिकाएं मर गई थी उन कोशिकाओं को, जो आइट साइड वाली कोशिकाएं होती है, वो पूरी तरीके से उनको वहां पर नई कोशिकाओं का निर्माण कर देती है। ठीक है। तो कोशिका विभाजन को आप सामान्य भाषा में समझ पाए कि कोशिका विभाजन आखिर चीज क्या है। ठीक है। अगर ये समझ पाए तो ये पूरा चैप्टर आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है। कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम किसने देखा? विरचाऊ ने देखा। और कोशिका विभाजन तीन प्रकार का होता है: असूत्रीय विभाजन, अमाइटोसिस, समसूत्रीय विभाजन माइटोसिस, अर्धसूत्रीय विभाजन मियोसिस। ठीक है। तो अब हम इनको एक एक करके देखें कि असूत्रीय, समसूत्रीय और अर्धसूत्रीय क्या होता है। ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम देखते हैं कि असूत्रीय विभाजन क्या होता है, अमाइटोसिस डिवीजन क्या होता है। दोस्तों जो असूत्रीय विभाजन होता है वह प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीवों में होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव कौन कौन से होते हैं? जो एक कोशिकीय जीव होते हैं। जैसे कि जीवाणुओं की बात करें, कवकों की बात करें और शैवालों की हम बात करें। इसमें क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले तो केंद्रक लंबा हो जाता है और फिर उसके बाद में क्या हो जाता है, कोशिका का विभाजन हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर चित्र में आप समझ सकते हैं कि यह एक कोशिका होती है। इस एक कोशिका में क्या हो जाता है, धीरे धीरे इस यह केंद्रक लंबा होने लगता है और दो भागों में टूटने लगता है। फिर उसके बाद में धीरे धीरे ये दो हिस्सों में तो टूट गया। अब यहाँ से क्या होता है कि यह कोशिका भी दो भागों में टूटने लग जाती है और अंततः हम देखते हैं कि यह दो भागों में बट जाता है। ठीक है। और कोशिका का, एक कोशिका से दो कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। ठीक। अब हम देखते हैं समसूत्री विभाजन माइटोसिस। दोस्तों जो समसूत्री विभाजन होता है और अर्धसूत्री विभाजन होता है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विभाजन होता है। जैसे कि सबसे पहले हम देखते हैं समसूत्री विभाजन। जो समसूत्री विभाजन होता है दोस्तों, वह यूकेरियोटिक कोशिकाओं में होता है। कौन सी? यूकेरियोटिक कोशिकाओं में। और यूकेरियोटिक कोशिकाएं किन में मिलती है? तो यह जंतुओं में और पादपों में, दोनों में मिलती है ये कोशिकाएं। ठीक है। और अगर हम हमारी बात करें, हम मानव की बात करें, ह्यूमन की बात करें, तो जो ह्यूमन का शरीर होता है दोस्तों, वह किससे मिलकर बना हुआ होता है? कायिक कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। सोमेटिक सेल से मिलकर बना हुआ होता है। अगर हम हमारे पूरे शरीर की बात करें दोस्तों, तो हमारा जो शरीर है वो 99%, 99% जो हमारा शरीर है वो सोमेटिक कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। कायिक का अर्थ होता है दोस्तों हमारी काया, मतलब हमारी जो काया बनी हुई है, हमारा जो शरीर बना हुआ है वो किसका बना हुआ है? कायिक कोशिकाओं, सोमेटिक सेल्स का बना हुआ है। तो दोस्तों 99% शरीर तो कायिक कोशिकाओं का बना हुआ है। तो जो 1% हिस्सा जनन कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, और वो होता है, मेल की बात करें तो स्पर्म, और अगर फीमेल की बात करें तो ओवम। ये किससे मिलकर बनी हुई होती है? जनन कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई होती है। दोस्तों अगर हम इसकी खोज की बात करें तो जंतु कोशिका में इसकी खोज वॉल्थर फ्लेमिंग ने की और पादप कोशिका में इसकी खोज स्ट्रोन्सबर्गर नामक वैज्ञानिक ने की। तो याद रखना, जंतु कोशिका में वॉल्टर फ्लेमिंग ने खोज की थी और पादप कोशिका में स्ट्रोन्सबर्गर नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। ठीक है। दोस्तों जो समसूत्री विभाजन होता है, माइटोसिस होता है, इसमें क्या होता है कि गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब जैसे कि अगर हम देखें, जो कोशिका होती है, जिस कोशिका का विभाजन होता है उसको क्या कहा जाता है? मात्र कोशिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मदर सेल कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। जिस कोशिका का विभाजन हो रहा है उसको मात्र कोशिका, मदर सेल कहा जाता है। और विभाजन होने के बाद जो कोशिकाएं बन रही है उनको क्या कहा जाता है? डॉटर सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुत्री कोशिकाएं या फिर संतति कोशिकाएं कहा जाता है। तो याद रखना, जिसका विभाजन होता है वह मात्र कोशिका, मदर सेल होती है, और जिसमें विभाजन होता है वह क्या होती है?
डॉटर सेल होती है संतति कोशिकाएं, पुत्री कोशिकाएं होती है। तो दोस्तों जैसे कि जो मात्र कोशिका होती है, अगर इस मात्र कोशिका में कितने गुणसूत्र है, 46 गुणसूत्र होते हैं, तो जो बनने वाली संतति कोशिकाएं होती है, जो दो ये कोशिकाएं बनती है, इनके गुणसूत्र भी कितने होंगे, 46, और इस वाली के गुणसूत्र भी कितने होंगे, 46 होंगे। इस मतलब कि अगर हम बात करें कि जो जिस कोशिका का विभाजन होता है उससे जो बनने वाली कोशिकाएं होती है वो सेम टू सेम उसकी फोटोकॉपी होती है। दोस्तों ऐसा इसलिए होता है कि अगर उसके गुणसूत्रों में अगर परिवर्तन आ जाता है, एक गुणसूत्र या फिर दो गुणसूत्र का परिवर्तन भी अगर आ जाता है, तो मान लेते हैं कि अगर मेरी यहाँ की सेल की डेथ हो चुकी है और इसके आसपास की सेल्स क्या करेगी, अब विभाजन करके उस जगह को भरेगी, नई नई कोशिकाओं का निर्माण करेगी। तो मान लो कि अगर इस कोशिका ने कुछ ऐसा किया कि कुछ नई नई प्रकार की कोशिका यहाँ पर आके बन गई, ठीक है, तो यहाँ वाला जो हिस्सा रहेगा वो जिस प्रकार से काम करता है वो इन कोशिकाओं को पता है। इन कोशिकाओं के अंदर क्या मिलता है, हमको गुणसूत्र मिलता है, गुणसूत्र में डीएनए मिलता है, और उस डीएनए में जीन मिलता है जिसके पास सारी जानकारी रहती है कि इस प्रकार का काम करना है, ठीक है। तो अगर वहां पर कुछ अलग प्रकार की कोशिकाएं बन जाएगी तो वहां पर वो सही तरीके का काम नहीं कर पाएगी। इसलिए दोस्तों क्या होता है कि समसूत्री विभाजन में जो मात्र कोशिका होती है सेम टू सेम फोटोकॉपी बनती है, जो दो कोशिकाएं बनती है उसी की एकदम सेम टू सेम फोटोकॉपी बनती है। मतलब सारे गुणसूत्र समान होते हैं और गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो समसूत्री विभाजन होता है उसमें एक कोशिका से दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो दोस्तों यहाँ पर चित्र में आप देख सकते हैं कि ये एक कोशिका है जिसको हम क्या कह रहे हैं, मात्र कोशिका, मदर सेल कह रहे हैं। सबसे पहले इसमें होता है डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, मतलब पहले तो डीएनए की संख्याओं को बढ़ाया जाता है, उसके बाद में क्या हो जाता है, विभाजन चालू होता है। इस विभाजन को, समसूत्री विभाजन को 5 चरणों में होता है, उसको हम आगे अच्छे से समझेंगे, ठीक है। आप चित्र में देख सकते हैं कि एक कोशिका से कितनी कोशिकाएं बन रही है, दो कोशिकाएं बन रही है। तो एक कोशिका से दो कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है। यहाँ तक समझ में आया कि समसूत्री विभाजन क्या होता है और किन किन में होता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़े, अब हम इसके क्या देखेंगे, चरण देखेंगे कि ये कितने भागों में होता है। तो अब हम आते हैं समसूत्री विभाजन के चरण, कितने चरण में ये होता है। तो दोस्तों ये कितने चरण में होता है, 5 चरण में होता है, ठीक है। सबसे जो पहला चरण होता है वो होता है इंटरफेस, अंतरावस्था। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, अंतरावस्था। वैसे हिंदी में नहीं भी याद करोगे तो चलेगा, क्योंकि इसको इंग्लिश में ही नाम आते हैं और इंग्लिश में नाम याद करना थोड़ा आसान होता है। तो विभाजन की सबसे पहली प्रक्रिया होती है इंटरफेस, और सबसे लंबी प्रक्रिया भी कौन सी होती है, इंटरफेस होती है। इंटरफेस में क्या होता है दोस्तों कि केंद्रक में क्या मिलता है, हमको डीएनए मिलता है, गुणसूत्र मिलता है, और गुणसूत्र में हमको क्या मिलता है, डीएनए मिलता है। सबसे पहले उस डीएनए का प्रतिकृतिकरण प्रारंभ होता है, मतलब उसका क्या बनने लग जाता है, रेप्लिकेशन होता है, उसकी फोटोकॉपी बनेगी सबसे पहले तो, ठीक है। अगर फोटोकॉपी नहीं बनेगी तो वही वाला अगर डीएनए उधर आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी उधर, क्योंकि हमें एक सेल से कितनी सेल का निर्माण करना है दोस्तों, दो सेल का निर्माण करना है। अगर हम डीएनए की फोटोकॉपी नहीं करेंगे तो जानकारियां तो डीएनए में ही होती है, ठीक है। अगर मान लो कि यहाँ पे जो डीएनए है वो अगर इस कोशिका से हट के इस कोशिका में चले गया तो इस कोशिका में तो कोई जानकारी ही नहीं रह जाएगी, फिर तो ये कोशिका तो खाली हो जाएगी, बिना जानकारी की हो जाएगी। तो इसलिए सबसे पहले क्या किया जाता है, डीएनए की फोटोकॉपी की जाती है, ठीक है। उसके बाद में जब फोटोकॉपी करेंगे फिर उनको एक इसको दिया जाएगा और एक इसको दिया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहली अवस्था में इंटरफेज में डीएनए की फोटोकॉपी बनाई जाएगी, और डीएनए की फोटोकॉपी बनने के साथ साथ में किसकी और फोटोकॉपी बनेगी, तारक केंद्र, किसकी बनेगी, तारक केंद्र, तारक का, या सेंट्रोसोम जिसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, सेंट्रोसोम। तो ये सेंट्रोसोम क्या काम में आता है दोस्तों, यही सेंट्रोसोम ही बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है जो क्या करता है, सेल डिवीजन करने का काम कौन करता है, सेंट्रोसोम, ठीक है। जो तारक का तारक केंद्र होता है यही क्या करता है, कोशिका का विभाजन करता है। तो फिर सबसे पहले तो डीएनए की फोटोकॉपी, उसके बाद में तारक केंद्र की, उसके साथ साथ में कोशिका द्रव्य में क्या हो जाएगी, फोटोकॉपी बनने लग जाएगी। क्योंकि यह तारक केंद्र भी डीएनए के साथ साथ में हर कोशिका में जाएगा, ताकि ये कोशिका जब आगे डिवाइड होगी तो उनमें भी तो हमको ऐसी चीज मिलना चाहिए जो उसको क्या कर सके, मतलब कि विभाजित कर सके, ठीक है। अब हम आगे बढ़े, दूसरी जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं प्रोफेस, जिसको हिंदी में बोलते हैं पूर्वावस्था, ठीक है। दूसरी वाली प्रोसेस में क्या होता है कि जैसे कि मान लो कि ये कोशिका है, ठीक है। अब कोशिका में सबसे पहले तो हमने डीएनए की संख्याएं तो बढ़ा दी, ठीक है। अब क्या होगा, दूसरी वाली प्रोसेस में समान लंबाई वाले जो गुणसूत्र होते हैं वो क्या आ जाते हैं, पास पास में आ जाते हैं। कैसे आ जाएंगे, ऐसे आ जाएंगे, देखो जैसे कि ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया। जिन गुणसूत्रों की हाइट समान होगी ना वो क्या आ जाएंगे, पास पास में आ जाएंगे, और वह जिस चीज से जुड़े जो थे, जैसे कि यहाँ पर ये दोनों यहाँ पे जुड़ेंगे, ये वाले बीच वाले पॉइंट पे जुड़ जाते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको सेंट्रोमियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेंट्रोमियर कहा जाता है, ठीक है। तो प्रोफेज में क्या होगा, समान लंबाई वाले गुणसूत्र आपस में जुड़ जाते हैं, और तारक काय जो सेंट्रोसोम होता है वो कहाँ चले जाता है, ध्रुवों की ओर चले जाता है। कि मान लो ये कोशिका होती है ना, तो इस कोशिका में जो गुणसूत्र होते हैं वो से जुड़ जाते हैं, समान हाइट वाले गुणसूत्र से जुड़ जाएंगे,
और जो सेंट्रोसोम होता है वो कहाँ पर चले जाता है, ध्रुवों की ओर चले जाता है। मान लो अगर ये ध्रुव है तो ये ध्रुवों की ओर क्या चले जाएगा, सेंट्रोसोम यहाँ पर चले जाएगा। ठीक है, फिर अगली जो प्रोसेस आएगी वो कौन सी होगी, मेटाफेज। क्या होती है, मेटाफेज, जिसको मध्य अवस्था भी कहा जाता है। ठीक है, इस मेटाफेज में क्या होगा, तो मान लो दोस्तों जैसे कि ये कोशिका है। ठीक है, तो इस कोशिका में क्या होता है कि ये अगर मान लो ये वाला ध्रुव है, ये ध्रुव और एक ये वाला ध्रुव है, तो क्या होगा, जो हमको एक कोशिका का सेंटर वाला हिस्सा मिलेगा ना दोस्तों, यहाँ पर जो हमने अभी गुणसूत्र की बात की वो कहाँ पे आ जाएंगे, ऐसे लाइन में आ जाएंगे। कहाँ पे लाइन में आ जाएंगे, ऐसे इस सेंटर पे क्या आ जाएंगे, इसे लाइन में आ जाते हैं। और लाइन में आने के बाद में स्पिंडल फाइबर तरकु धागा से जुड़ जाते हैं। दोस्तों जो ये सेंट्रिओल होता है, जो तारक काय होता है, यहाँ से क्या निकलता है, एक धागे नुमा पदार्थ निकलता है। धागे को क्या कहा जाता है, तरकु धागा कहा जाता है, स्पिंडल फाइबर कहा जाता है। तो क्या होता है कि इससे स्पिंडल फाइबर निकलता है और इनको एक साइड से इधर से पकड़ता है, इसको इन डीएनए को क्या कर लेता है, वो पकड़ लेता है। और इस साइड से भी हमने देखा था, इस साइड भी तारक का है, इस साइड भी सेंट्रोसोम होता है, तो वो क्या करता है, इधर से भी इनको क्या कर लेता है, पकड़ लेता है। किनको, ये जो गुणसूत्र होते हैं इनको क्या करता है, पकड़ लेता है इधर से। ठीक है, तो हमने देखा स्पिंडल फाइबर ने एक साइड से इधर से पकड़ लिया और एक साइड से इधर से किनको पकड़ लिया, जो गुणसूत्र होते हैं उनको पकड़ लेते हैं। ठीक है, अब जो अगली प्रोसेस है उसको कहा जाता है एनाफेज, और एनाफेज को पश्चावस्था भी कहा जाता है। यह सबसे छोटी अवस्था होती है और इसमें क्या होता है कि जो स्पिंडल फाइबर लगा हुआ होता है वह क्या करता है, अब उन गुणसूत्रों को, अर्ध गुणसूत्रों को खींचता है अपनी ओर। तो आधे गुणसूत्र किधर चले जाएंगे, इस स्पिंडल फाइबर की ओर चले जाएंगे, मतलब इस तारक सेंट्रोसोम की ओर चले जाएंगे, और आधे वाले किधर चले जाएंगे, इस स्पिंडल फाइबर की ओर चले जाएंगे। और यहाँ से फिर कोशिका का विभाजन होना प्रारंभ हो जाएगा। और जो पदार्थ होते हैं सारे, जो माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है, लाइसोसोम मिलता है, राइबोसोम मिलता है, ठीक है, वो सारे भी क्या हो जाएगा, इस स्पिंडल फाइबर की मदद से आधे इधर चले जाएंगे और आधे इस इधर चले जाएंगे। ठीक है, जो अगली अगली होती है टेलोफेज होती है, जो अंतिम अवस्था होती है। इस अवस्था में क्या होता है कि विभाजन कंप्लीट हो जाता है। इस अवस्था में अर्ध गुणसूत्र अलग होकर विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लग जाते हैं, और इस प्रकार हम देखते हैं कि जो समसूत्री विभाजन होता है वह कंप्लीट हो जाता है। तो मेरे साथ हो रही है कि जो इंटरफेस होता है उसमें क्या होता है, डीएनए की रेप्लिकेशन होता है, डीएनए की फोटोकॉपी बनती है और तारक केंद्र सेंट्रोसोम की फोटोकॉपी बनती है। और जो इंटरफेस होता है ये सबसे बड़ी प्रोसेस, सबसे लंबी प्रोसेस भी यही होती है। अगली होती है प्रोफेज, जिसमें क्या हो जाता है, समान लंबाई वाले गुणसूत्र आपस में जुड़ जाते हैं और जो सेंट्रोसोम होता है, मतलब तारक का होता है, वो ध्रुवों की ओर चले जाता है। अगली प्रोसेस है मेटाफेज। इसमें क्या होता है कि गुणसूत्र कोशिका के बीच में आ जाते हैं, एकदम लाइन में आ जाते हैं, और उसमें क्या लग जाता है, स्पिंडल फाइबर लग जाता है, तरकु धागा उससे जुड़ जाता है। ठीक है, और तरकु धागा निकलता कहाँ से है, तो सेंट्रोसोम से, तारक काय से निकलता है। ठीक है, और आगे अगर हम देखें तो एनाफेज होती है। एनाफेज सबसे छोटी अवस्था होती है। इसमें स्पिंडल फाइबर द्वारा उनको क्या किया जाता है, गुणसूत्रों को, अर्ध गुणसूत्रों को खींचा जाता है, तो आधे इस साइड चले जाते हैं और आधे इस साइड चले जाते हैं। और इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम होता है, लाइसोसोम होता है, इनको भी आधा आधा बांट लिया जाता है स्पिंडल फाइबर की मदद से। ठीक है, अब अंतिम अवस्था होती है टेलोफेज, जिसमें क्या हो जाता है, विभाजन पूर्ण हो जाता है। इस अवस्था में अर्ध गुणसूत्र अलग होकर विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं, और इस प्रकार हम देखते हैं कि जो समसूत्री विभाजन होता है वो कंप्लीट हो जाता है। तो समझ में आया समसूत्री विभाजन, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़े हम। अब हम देखते हैं, ये देखिए डायग्राम से आप समझ सकते हैं समसूत्री विभाजन को। माइटोसिस को समझे यहाँ पर अगर, तो सबसे पहली जो प्रोसेस है इंटरफेस। इंटरफेस में सारी चीजें यहाँ पर होती है। ये देखो सेंट्रोसोम जो होता है, ठीक है, सेंट्रोसोम तारक का है, जिसमें सेंट्रोइल्स होते हैं। ये क्या करते हैं, सबसे पहले तो इंटरफेज में क्या होता है कि डीएनए की फोटोकॉपी हो गई और इस तारक काई की फोटोकॉपी हो जाती है। जब अगली प्रोसेस में जाते हैं, प्रोफेज में जाते हैं, तो देखो ये स्पिंडल फाइबर क्या होने लग जाता है, ध्रुवों की ओर आने लग जाता है। और इसमें क्या हो जाता है कि जो समान ऊंचाई वाले जो गुणसूत्र होते हैं वो एक साथ आने लग जाते हैं। ठीक है, फिर मेटाफेज में क्या हो जाता है, यहाँ पर ये देखो सेंटर में आ गई है, ये देखो, ठीक है, सेंटर में आ गए। और ये जो हमने देखा था तारक का जो होता है, जो सेंट्रोसोम होता है, वो कहाँ पे आ गया, ध्रुवों की ओर आ गया। मेटाफेज के बाद एनाफेज में हम देखते हैं तो ये क्या करता है, अब इसको खींचेगा। जो तारक का होता है, जो स्पिंडल फाइबर लगाता है, वो क्या करता है, अब इनको ध्रुवों की ओर खींचता है, और जो दूसरे पदार्थ होते हैं उनको भी ध्रुवों की ओर खींचता है। ठीक है, और फिर जो अगली प्रोसेस होती है टेलोफेज, जो अंतिम होती है, वो पूरी तरीके से इसको उधर की ओर खींच लेती है। और फिर जो अंतिम अवस्था में क्या होता है कि दो भागों में बढ़ जाती है, जिसको क्या कहते हैं, डॉटर सेल, पुत्री कोशिका भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो समझ में आया प्रोसेस, इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, और अंतिम अवस्था में विभाजन पूर्ण हो जाता है। इंटरफेज सबसे बड़ी, मध्य में मेटाफेज, और सबसे छोटी जो प्रोसेस होती है वो कौन सी होती है, एनाफेज होती है। तो यहाँ तक आपको ये भी समझ में आ गया होगा। एक और डायग्राम से आप समझ सकते हैं, ये वाला डायग्राम भी आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो यहाँ पे पूर्वावस्था होती है। ठीक है, फिर अगले में क्या हो जाता है कि मध्य अवस्था जो मेटाफेज होती है, इसमें ये बीच में आ जाते हैं, जिसमें स्पिंडल फाइबर लग जाता है। फिर अगली जो अवस्था होती है, इसमें इनको खींचा जाता है। ठीक है,
जो क्या हो जाती है, एनाफेज होती है, और जो टेलोफेज होती है उसमें विभाजन पूर्ण हो जाता है। ठीक, बढ़े आगे। ठीक है, अब एक शब्द आता है कोशिका चक्र। क्या होता है? सेल लाइफ साइकिल क्या होता है दोस्तों? क्या होता है कि मान लो कि यहाँ पे हमें चोट लगी, ठीक है, तो यहाँ के आसपास की कोशिकाओं ने उसको विभाजित करके नई कोशिकाओं का निर्माण कर दिया। तो वो जो नई कोशिकाएं बनती है ना, वो भी क्या करती है, विभाजन करने लायक होती है। ठीक है, तो जब उसके आसपास की कहीं पे कोशिकाओं का डैमेज होता है तो वो भी क्या करती है, अपने आप को विभाजित करके उस जगह को भर देती है। तो ये जो प्रोसेस होती है ना, कोशिका का विभाजन होता है, वो चलते ही रहता है। तो इस कारण से इसको क्या कहा जाता है, सेल चक्र भी इसको कहा जाता है, सेल लाइफ साइकिल भी इसको कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, एक कोशिका से हमने देखा कि यहाँ तक हम आए और यहाँ तक हमने 2 कोशिकाओं का निर्माण कर दिया। उसके बाद में जो नई कोशिका बनी, ये भी क्या कर पाएगी, विभाजन कर सकती है। ठीक, और यही जो विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन, कभी कभी रुकता ही नहीं है। तो इस कारण से क्या हो जाता है, हमारे शरीर में गांठ बनने लग जाती है, ट्यूमर बनने लग जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, कैंसर कहा जाता है, कैंसर की बीमारी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अब बढ़े आगे। अब हम देखते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है, मियोसिस क्या होता है। दोस्तों, जो मियोसिस होता है उसकी खोज किसने की थी, बिजमेन नामक वैज्ञानिक ने की थी। अगर हम इसके नामकरण की बात करें तो इसका नामकरण किसने रखा, फॉर्मर और मुर्रे नामक वैज्ञानिक ने इसका नामकरण रखा। यह कौन सी कोशिकाओं में होता है, तो यह जनन कोशिकाओं में होता है। दोस्तों, जो जनन कोशिकाएं होती है, अगर मानव की बात करें तो मानव में केवल 1% ही क्या पाई जाती है, जनन कोशिकाएं पाई जाती है। और अगर इस 1% हिस्से की हम बात करें तो मेल में जो होता है वो होता है स्पर्म, और फीमेल में जो होता है वो होता है ओवम या एग होता है। उसी को क्या कहा जाता है, जनन कोशिकाएं कहा जाता है। इसमें एक कोशिका से कितनी कोशिकाएं बनती है, 4 कोशिकाएं बनती है दोस्तों। और इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी कर दी जाती है। अगर हम बात करें तो गुणसूत्रों की आधी संख्या क्यों की जाती है दोस्तों, क्योंकि अगर हम देखें कि मानव में अगर हम मेल की बात करें दोस्तों, तो जो मेल होता है उस मेल में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। और जो फीमेल होती है उस फीमेल में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। हम मानव जाति की बात करते हैं तो मानव जाति में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो मेल में 46 और फीमेल में 46। जब दोस्तों मेल और फीमेल लैंगिक संबंध बनाते हैं और अगली पीढ़ी का निर्माण करते हैं, तो उनकी अगली पीढ़ी में भी कितने गुणसूत्र जाने चाहिए, 46 ही गुणसूत्र जाने चाहिए। अगर ऐसा हुआ कि उसमें 46 से ज़्यादा गुणसूत्र चले जाएंगे तो उसकी जो प्रकृति हो जाएगी वो मानव ना होकर कोई अन्य चीज ही बन सकता है। ठीक है, तो दोस्तों क्या हुआ है कि प्रकृति ने ऐसा सिस्टम बनाकर ही भेजा है कि जब मेल और फीमेल लैंगिक संबंध बनाएंगे और अगली पीढ़ी का निर्माण करते हैं तो मेल के आधे गुणसूत्र कर दिए जाते हैं, मतलब कि मेल के 23 गुणसूत्र अगली पीढ़ी में पहुंचाए जाएंगे और फीमेल के 23 गुणसूत्र अगली पीढ़ी में पहुंचाए जाएंगे। तो अब 23 और 23 जोड़कर कितना हो जाएगा दोस्तों, 46 हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है दोस्तों, अगर मान लो कि माता और पिता अपने 46 और 46 गुणसूत्र अगली पीढ़ी को दे देते हैं, तो जो बच्चा बनेगा दोस्तों उसके कुल गुणसूत्र कितने हो जाएंगे, 92 गुणसूत्र हो जाएंगे, 92 गुणसूत्र हो जाएंगे। और अगर किसी में 92 गुणसूत्र हो गए दोस्तों तो वो क्या बन जाएगा, किंग कॉन्ग के आकार का बन जाएगा। मतलब जो फिल्में देखी ना, हल्क वाली, जो हम जैसे हॉलीवुड वाली फिल्में देखते हैं, हल्क, किंग कॉन्ग, तो ऐसा विशाल का आकार का बच्चा भी बन सकता है। गुणसूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं दोस्तों, क्योंकि इन गुणसूत्रों के कारण ही अगर इसमें एक गुणसूत्र कम या ज्यादा होता है तो जो प्रकृति होती है मनुष्य की, उस प्रकृति में बहुत विभिन्न प्रकार के परिवर्तन आ जाते हैं। जैसे कि हम हमारे समाज में किन्नरों की बात करते हैं तो वो कुछ इन्हीं प्रकार के विभिन्न प्रकार के परिवर्तन गुणसूत्र में हो जाते हैं। एक गुणसूत्र बढ़ कम जाता है तो परिवर्तन हो जाता है। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि जो मानव की उत्पत्ति की बात कही जाती है, वो मानव की उत्पत्ति की बात किससे कही जाती है कि चिंपांजी एक बंदर पाया जाता है, उस बंदर में क्या है, 48 गुणसूत्र पाए जाते हैं। और कभी न कभी ऐसा हुआ होगा कि जब ये इसकी अगली पीढ़ी बनी होगी तो उसमें कितने गुणसूत्र चले गए होंगे, 46 गुणसूत्र चले होंगे। और इसी 40 गुणसूत्र जो चले गए होंगे, इसी से क्या बना, मानव जाति का विकास हुआ है। तो गुणसूत्र का महत्व समझ में आया कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है दोस्तों, ताकि जब अगली पीढ़ी बने तो वह सेम प्रकार की पीढ़ी बने। ठीक है, अब हम देखते हैं दोस्तों कि जो अर्धसूत्री विभाजन होता है वो कितने चरणों में होता है, 2 चरणों में होता है। अर्धसूत्री पहला और अर्धसूत्री दूसरा। अर्धसूत्री 1 की अगर हम बात करें दोस्तों तो वह कितने चरणों में होता है, 4 चरणों में होता है। पूर्वावस्था 1, मध्यावस्था, पश्चावस्था, अंत्यावस्था। यह वही प्रक्रिया है दोस्तों, ये प्रोफेज है, ये मेटाफेज है, ये एनाफेज है और ये अंतिम अवस्था टेलोफेज है। उसी प्रकार से प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टेलोफेज 2 इसमें होता है। इन
अर्धसूत्री विभाजन में जो सबसे पहली प्रोसेस होती है वो होती है इंटरफेज, जो हमने समसूत्री विभाजन में भी पढ़ी थी। वहां पे क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन, मतलब डीएनए की क्या की जाती है, फोटोकॉपी बनाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया। अब हम देखें आगे, अब हम इन जो प्रोसेस है इसको समझ लेते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन में यह प्रोसेस किस प्रकार से होती है। तो अर्धसूत्री वन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो पहली प्रोसेस है प्रोफेज वन। इसमें क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। जैसे कि हमने समसूत्री विभाजन में देखा था, वहां पर क्रॉसिंग ओवर नहीं होती है। इसमें क्रॉसिंग ओवर कैसे होती है दोस्तों, जैसे कि हम देखते हैं कि प्रोफेज में समान लंबाई वाले गुणसूत्र आपस में ऐसे मिल जाते हैं, मिलते हैं, ऐसे हमने समझा था। तो इनमें क्या होता है कि यहाँ का एक हिस्सा टूटकर इसके पीछे वाले हिस्से पर लग जाता है, या फिर इसका यहाँ वाला हिस्सा टूट के इधर वाले पे, मतलब कि क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है कि ये जो दो गुणसूत्र है ये आपस में एक दूसरे से क्या करते हैं, डीएनए और डीएनए की या फिर जीन की क्या करते हैं, चेंजिंग करते हैं। और दोस्तों यही वह हिस्सा होता है जहां पर हम देखते हैं कि जो बच्चे होते हैं उनमें क्या होता है, अलग अलग लक्षण पाए जाते हैं। जैसे कि अगर हम देखें कि अभी तक जैसे कि एक माता पिता से जो बच्चे होते हैं वो सारे बच्चे एक समान नहीं होते हैं, उनमें किसी न किसी प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती है। तो वह जो विभिन्नताएं होती है वो किस किस लिए पाई जाती है, क्योंकि इन डीएनए में क्या होता है, एक्सचेंज होने लग जाता है, और यह एक्सचेंज सेम नहीं होता है। कभी यहाँ का डीएनए यहाँ लग जाता है, कभी यहाँ का डीएनए यहाँ लग जाएगा, कभी यहाँ का डीएनए यहाँ लग जाएगा, कभी यहाँ का यहाँ लग जाएगा। तो यह जितनी भी प्रकार की एक्सचेंजिंग होती है वो हर बार क्या होती है, अलग अलग होती है। इसी कारण से हम देखते हैं कि जो बच्चे होते हैं उनमें विभिन्न विभिन्न गुण पाए जाते हैं। तो प्रोफेज वन में क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर होती है, डीएनए जीन की क्रॉसिंग ओवर होती है। और इस प्रोसेस में हमने देखा था कि जो समान लंबाई वाले गुणसूत्र आपस में मिल जाएंगे और क्रॉसिंग ओवर हो जाएगी। तो ठीक है, हमने समसूत्री विभाजन में भी देखा था, वहां पे क्रॉसिंग ओवर होती है क्या, तो दोस्तों हमने वहां पे क्रॉसिंग ओवर के बारे में नहीं पढ़ा था। मतलब समसूत्री विभाजन में क्रॉसिंग ओवर नहीं होती है, डीएनए जीन की जो चेंजिंग होती है वो नहीं होती है, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन वन में क्रॉसिंग ओवर होती है। उसके बाद में क्या होता है कि स्पिंडल फाइबर तुर्क धागे से जुड़ जाता है, हमने पीछे भी पढ़ा था। अगली प्रोसेस होती है मेटाफेज, इसमें गुणसूत्र कोशिकाओं के बीच में लाइन में आ जाते हैं, जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि लाइन में आ गए। ठीक है, और किससे जुड़ जाते हैं, सेंट्रोसोम कहाँ चले जाता है, ध्रुवों की ओर जुड़ जाता है, और स्पिंडल फाइबर से जुड़ जाते हैं। फिर अगली प्रोसेस है एनाफेज दोस्तों। एनाफेज वन में स्पिंडल फाइबर क्या करता है, उनको ध्रुवों की ओर खींचने लगता है, किसको, अर्ध गुणसूत्रों को ध्रुवों की ओर खींचेगा। और अगली जो प्रोसेस है टेलोफेज वन, इसमें दो कोशिकाएं बन जाती है। मतलब कि अर्धसूत्री वन में क्या होता है दोस्तों कि यह एक कोशिका होती है। इस एक कोशिका से कितनी कोशिकाओं का निर्माण होता है, अर्धसूत्री वन में दो 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 चरणों में ये कंप्लीट होता है। तो अर्धसूत्री वन में क्या बन जाता है, दो कोशिकाएं बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया कि अर्धसूत्री वन किस प्रकार से होता है दोस्तों। यहाँ पर आप डायग्राम में भी समझ सकते हैं कि पहले क्या हो जाएगा, ध्रुवों की ओर जाने लगता है तारक का, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाता है, जो डीएनए और जीन होते हैं उनकी क्रॉसिंग ओवर होती है। फिर मध्यावस्था में मेटाफेज में सेंटर में आ जाते हैं। फिर उसके बाद में पश्चावस्था मतलब एनाफेज में इसको ध्रुवों की ओर खींचा जाता है स्पिंडल फाइबर के द्वारा। और फिर अंतिम अवस्था में ये अलग हो जाती है, दो कोशिकाएं बन जाती है अर्धसूत्री वन में। जो अर्धसूत्री टू होता है उसमें यह जो कोशिकाएं बनी हुई है, ये जो दो कोशिकाएं अर्धसूत्री वन में बनी हुई है, इनका ही क्या होता है, विभाजन दो कोशिकाओं में होता है। इस प्रकार का विभाजन होता है, जैसे कि एक कोशिका से ये दो कोशिका बन जाएगी और इस एक कोशिका से ये दो कोशिका बन जाएगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो अर्धसूत्री विभाजन होता है उसमें एक कोशिका से चार कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो अब अर्धसूत्री वन समझ में आया। अब हम अर्धसूत्री टू को भी देख लेते हैं। अब हम देखते हैं कि अर्धसूत्री टू किस प्रकार से होता है। तो इसमें भी प्रोफेज टू होता है। इस प्रोफेज टू में क्या होता है दोस्तों, तारक का ध्रुवों की ओर आ जाता है। लेकिन 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 यहाँ पे ध्यान देना दोस्तों, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री टू में क्रॉसिंग ओवर नहीं होती है। क्रॉसिंग ओवर केवल और केवल अर्धसूत्री वन में होती है। ठीक है, फिर इसमें क्या होता है कि जो स्पिंडल फाइबर होता है, तरकु धागा होता है, वह किससे जुड़ जाता है, डीएनए से जुड़ जाता है। फिर अगली प्रोसेस होती है मेटाफेज टू, इसमें गुणसूत्र कोशिकाओं के बीच में लाइन में आ जाते हैं। ठीक है, और जो तारक का होता है वो सेंट्रोसोम होता है, वो कहाँ चले जाता है, ध्रुवों की ओर चले जाता है। एनाफेज टू में क्या होता है, स्पिंडल फाइबर उनको खींच लेता है डीएनए को। और टेलोफेज टू की अगर हम बात करें तो यहाँ पर विभाजन पूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों अभी तक हमने क्या क्या समझ लिया। अभी तक हमने समझ लिया कि असूत्री विभाजन क्या होता है, समसूत्री विभाजन क्या होता है और अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है और इनका क्या महत्व होता है।
ठीक है। अब हम अर्धसूत्री 2 को देख लेते हैं किस प्रकार से होता है दोस्तों। तो ये यहाँ से चालू होता है जिस प्रकार हमने अर्धसूत्री 1 खत्म किया था। जैसे कि अगर हम बात करें तो एक कोशिका थी, ठीक है, और अर्धसूत्री 1 में कितनी कोशिकाएं बन गई, यहाँ पर हम देखते हैं 2 कोशिकाएं बन गई, ठीक है, 2 कोशिकाएं बनी। फिर 2 कोशिकाओं में फिर से वही प्रोसेस होगी जो समसूत्री में होती है। यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले पूर्वावस्था बनाएगी। इसमें क्या हो जाएगा कि यहाँ पर डीएनए क्या हो जाएगा, समान लंबाई वाले एक साथ में आ जाएंगे, और जो तारक का होता है, सेंट्रोसोम होता है, वो ध्रुवों की ओर जाने लगता है, ठीक है। फिर अगली प्रोसेस मेटाफेज आ जाती है। मेटाफेज में क्या हो जाएगा कि वो लाइन में आ जाएंगे, जो डीएनए होते हैं वो एक बीचों बीच लाइन में आ जाते हैं कोशिका के, ठीक है। फिर अगली प्रोसेस में हम देखते हैं कि जो स्पिंडल फाइबर होता है वो उनको खींच लेता है पश्चावस्था में, और जो अगली प्रोसेस होती है, जो अंतिम अवस्था होती है, उसमें जो स्पिंडल फाइबर होता है उनको पूरी तरीके से खींच लेता है, और एक ये जो 2 कोशिकाएं थी, इनसे 2 कोशिकाओं से 4 का निर्माण हो गया। तो उसी प्रकार हम देखते हैं कि एक कोशिका से 4 कोशिकाएं बन गई है, ठीक है। तो यहाँ पर अर्धसूत्री 2 भी अब पूरी तरीके से दोस्तों समाप्त हो जाता है। और अगर हम देखें दोस्तों, तो यह जो 4 कोशिकाएं बनती है, इन 4 कोशिकाओं की अगर हम बात करें, तो जैसे कि मेल की अगर हम बात करें दोस्तों, तो मेल में हमको क्या मिलता है, स्पर्म मिलता है, और फीमेल में क्या मिलता है, ओवम मिलती है, एग मिलता है, ठीक है। यह जो अर्धसूत्री विभाजन होता है, उसी के आधार पर क्या बनता है, स्पर्म बनता है, और उसी के आधार पर क्या बनती है, ओवम बनती है, ठीक है दोस्तों। तो यह जो स्पर्म होते हैं, तो बहुत सारे स्पर्म होते हैं, तो इस एक स्पर्म में कितनी जानकारियां होती है दोस्तों, 23 जानकारियां होती है। कितनी जानकारियां होती है, 23 जानकारियां होती है। और जो ये एक ओम होती है, इस एक ओम में कितनी जानकारियां होती है, 23 जानकारियां होती है। तो यही 23 और 23 जानकारियां क्या होती है, मिलकर अगली पीढ़ी का निर्माण करती है, ठीक है। एक और चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं कि यह मातृ गुणसूत्र, ये पितृ गुणसूत्र। तो इसमें किस प्रकार से होता है कि जैसे पहले क्या होता है, डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, ये देखो यहाँ पर रेप्लिकेशन से 2-2 बन गए, ठीक है। फिर उसके बाद में ये जिस चीज से जुड़ते हैं, जहां पर ये जुड़ते हैं, उसको सेंट्रोमीटर कहते हैं, पहले भी हमने समझा था इसको। फिर यहाँ पर दोनों अलग अलग हो जाते हैं, 2 कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है, फिर इससे 2 कोशिकाओं का और निर्माण होता है, ठीक है। तो यहाँ वाली जो प्रोसेस होती है इसको क्या कहा जाएगा, अर्धसूत्री 1, और जो ये नीचे वाली चीज बनी इसको कहा जाएगा अर्धसूत्री 2 कहा जाएगा, ठीक है। समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन को भी आप इस चित्र से समझ सकते हैं। यहाँ पर एक कोशिका से 2 कोशिकाओं का निर्माण हुआ, और मियोसिस में अर्धसूत्री में क्या होता है, एक कोशिका से ये 4 कोशिकाओं का निर्माण हुआ, ठीक है। तो दोस्तों हमने पूरी तरीके से समझ लिया। अब हम देख लेते हैं कि समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन में क्या अंतर होता है। तो अभी तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि अर्धसूत्री और समसूत्री विभाजन में क्या अंतर होता है, लेकिन हम एक बार देख लेते हैं। यह शरीर की कायिक कोशिकाओं में होता है, और यह लैंगिक कोशिकाओं में या जनन कोशिकाओं में होता है। इसमें कोशिका के गुणसूत्रों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, सेम टू सेम बनती है जो नई कोशिकाएं होती है, और इसमें जो बनने वाली कोशिकाएं होती है उसमें जो संख्या होती है गुणसूत्रों की उसको आधी कर दिया जाता है। यह प्रक्रिया 5 अवस्थाओं में होती है, 4 नहीं, यहाँ पे 5 अवस्थाएं इंटरफेज भी होती है, तो 5 अवस्थाओं में होती है। और यह कितने भागों में होती है, 4 से 5 अवस्थाओं में। इंटरफेज भी होती है, यह भी 5 ही अवस्था में होती है, क्योंकि इंटरफेज तो कॉमन होता है, ठीक है। गुणसूत्रों के अनुवांशिक पदार्थ में आदान प्रदान नहीं होता है, इसलिए संतति कोशिकाओं में भी उसी प्रकार के गुणसूत्र आते हैं जैसे कि जनन कोशिकाओं में होते हैं। अभी हमने देखा था कि सेम टू सेम फोटोकॉपी बनती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर अनुवांशिक पदार्थ का क्या होता है, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है उसका आदान प्रदान होता है, इसलिए जो बनने वाली कोशिकाएं होती है उसमें कुछ भाग पितृ कोशिकाओं से आ जाता है और कुछ भाग मातृ कोशिकाओं से आ जाता है। अतः संतति कोशिकाओं में गुणसूत्र जनकों के गुणसूत्र से अलग अलग होते हैं, मतलब उसके जो प्रभाव होते हैं वो अलग होते हैं। संतति कोशिकाओं में जनक जैसी गुणसूत्र होने के कारण आनुवंशिक विविधता नहीं होती है, क्योंकि सेम टू सेम तो है, कोई विविधता ही नहीं मिलेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर संतति कोशिकाओं में जनकों से भिन्न गुणसूत्र पाए जाते हैं, इसलिए आनुवंशिक विविधता भी पाए जाते हैं। हम देखते हैं कि जो मानव होते हैं उसमें जो भी अलग अलग मानव जो होते हैं उसमें क्या होता है, विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती है, जिसमें एक मानव में जिस प्रकार के गुण है वो अगले मानव में कुछ अलग प्रकार के गुण पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से विविधताएं पाई जाती है। अगर हम देखें तो यहाँ 1 से कितनी कोशिकाएं बनती है, 2 बनती है, यहाँ 1 से कितनी बनती है, 4 बनती है, ठीक है। तो दोस्तों हमने समसूत्री अर्धसूत्री में विभाजन भी समझ लिया। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो और अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आ रहा हो दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम इसी प्रकार से पूरी की पूरी बायोलॉजी को आपको समझाने की कोशिश करेंगे आसान भाषा में। तो अगर समझ में आया हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।